बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हामिद इरफान नजमी और आप देख रहे हैं रैंडम फैक्ट शो। डियर व्यूअर्स, रैंडम फैक्ट शो में हम लेके आते हैं बहुत ही एक्साइटिंग और ज़बरदस्त से टॉपिक्स जिनके बारे में आपको ज़बरदस्त फैक्ट्स बताए जाते हैं ताकि आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रहे। जी हाँ, आज भी मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग और टेक्नोलॉजी बेस्ड टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं NFT के बारे में। जी हाँ, ये वर्ड बहुत ही ट्रेंडिंग है और आजकल आपको डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पर ये सुनने को मिल रहा है। बहुत सारे टेक गुरुज और टेक चैनल्स यूट्यूब पर भी NFTs के बारे में डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे NFTs के बारे में। NFT स्टैंड्स फॉर नॉन फंजेबल टोकन्स। जी हाँ, ऐसे टोकन्स जो नॉन फंजेबल हों। तो पहले हमें ये वर्ड समझना है कि फंजेबल क्या होता है और नॉन फंजेबल क्या होता है। So fungible means anything that can be interchangeable और anything that is transferable। तो जब हम बात करेंगे नॉन फंजेबल को तो ये एक ऐसी चीज होगी जिसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते या जिसके एवज हम लोगों को कोई चीज वैसी ही नहीं मिल सकती। सो NFTs जो है बेसिकली ये एक ऐसा यूनिट है डेटा का जो कि डिजिटली सेव किया जाता है लेजर्स के ऊपर और उन लेजर्स को ब्लॉकचेन्स के थ्रू हम रजिस्टर करते हैं। जी हाँ, तो अगर हम बात करें NFTs की नॉन फंजेबल टोकन्स की तो ये एक ऐसे डेटा फाइल्स हैं जो कि ब्लॉकचेन्स पर स्टोर की जाती हैं और डिजिटल लेजर्स के ऊपर स्टोर होने की वजह से इनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम NFTs के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। सो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स जिसके अंदर जो बेसिक टाइप्स हैं मैं बता दूं कि इसमें आपके इमेजेस भी आ सकते हैं, इसके अंदर आपकी म्यूजिक फाइल्स भी आ सकती हैं और इसके अंदर आपकी वीडियो फाइल्स भी आ सकती हैं। और अभी ये ट्रेंड जा रहा है कि बहुत सारे लोग खुद से क्रिएट करके डिफरेंट कैरेक्टर्स इमेजेस की सूरत में, लोगोस की सूरत में, डिफरेंट वॉइसेस और साउंड्स, ठीक है, सॉन्ग्स की सूरत में और डिजिटल एसेट्स की सूरत में और बहुत सारी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड कर कर NFTs के तौर पर स्टोर करते हैं और उनको ओपन मार्केट में या NFTs की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वहां पर सेल करते हैं और इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुनाफा भी कमाते हैं। यहां पर मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चलूंगा कि NFTs जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज नहीं है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज को और NFTs को आपस में मिक्स कर देते हैं। क्रिप्टो करेंसीज को जिन ब्लॉकचेन्स के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है उन क्रिप्टोग्राफिक लेजर्स के ऊपर ही NFTs को रजिस्टर किया जाता है। सो क्रिप्टो करेंसीज जो है वो बेसिकली एक जो है वो ट्रेडेबल और एक्सचेंजेबल डिजिटल करेंसीज हैं, बल्कि NFTs जो हैं ये बेसिकली पीस ऑफ आर्ट हैं जो कि लोग खुद से क्रिएट करते हैं और फिर उसको ओन करते हैं और उस ओनरशिप राइट को सेल करते हैं मार्केट में और उससे पैसे कमाते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसीज और NFTs का डिफरेंस ये है। सो हमें बेसिक डिफरेंस समझना है ब्लॉकचेन्स के ऊपर। सो ब्लॉकचेन्स के ऊपर पीस ऑफ आर्ट को रजिस्टर करना इज NFT और ब्लॉकचेन्स के थ्रू अपने डिजिटल करेंसीज को ट्रांसफर करना इज क्रिप्टो करेंसी। डियर व्यूअर्स, NFTs के बारे में एक एक्साइटिंग फैक्ट ये है कि जो पहला NFT था दैट वाज सोल्ड ऑन मई 2014। ये जो ट्रांजैक्शन थी ये केविन मैककॉय और अनिल दास के दरमियान हुई एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में न्यूयॉर्क सिटी के न्यू म्यूजियम के अंदर। केविन मैककॉय जो है उन्होंने अपनी एक रिकॉर्डेड वीडियो जो उनकी वाइफ जेनिफर ने रिकॉर्ड की थी उसको नेम कॉइन नाम के ब्लॉकचेन पर रजिस्टर करा और उसको रजिस्टर करने के बाद अनिल दास को $4 की कीमत पर वो वीडियो बेची और दुनिया को ये बताया कि किस तरह से वो इस तरह से अपने डिजिटल आर्ट वर्क को रजिस्टर करवा कर दुनिया के आगे
ट्रेड करने के लिए या सेल करने के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। ये लाइव प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने ट्रांजैक्शन की और लोगों को पता चला कि एनएफटीज को किस तरह से बनाया जा सकता है, रजिस्टर किया जा सकता है और सेल भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक्साइटिंग फैक्ट ये है एनएफटीज के बारे में कि ये यूनिक है। जी हाँ, तो एनएफटीज क्यों यूनिक हैं? क्योंकि इनको जब रजिस्टर किया जाता है तो ब्लॉकचेन्स में से एक नंबर इनको यूनिकली दे दिया जाता है, मतलब इनको सैंक्शन कर दिया जाता है। सो एक यूनिक आइडेंटिटी सैंक्शन होने पर ये दुनिया के अंदर कहीं पे भी किसी और चीज से मैच नहीं कर सकते। सो ये टेक्नोलॉजी, खूबसूरती जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की है कि वो एनएफटीज को बिल्कुल यूनिक बनाते हैं। इसके साथ साथ जहां पर क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उनकी वैल्यू आपस में सेम होती है और वो इंटरचेंजेबल होते हैं, एनएफटीज की वैल्यूएशन मार्केट के ऊपर होती है। मतलब किसी भी बंदे को एक पीस ऑफ आर्ट पसंद आ गया तो वो अपने हिसाब से उसकी वैल्यू लगा सकता है। मुझे अगर कोई डिजिटल आर्ट, कोई साउंड, कोई पिक्चर, कोई वीडियो क्लिप नजर आया तो हो सकता है मैं उसके लिए $50 खर्चने के लिए तैयार हूं। हो सकता है एक और बंदा जिसको उससे ज्यादा पसंद आया है वो उसके लिए $100 खर्चने के लिए तैयार है। तो इसीलिए इनकी प्राइस और वैल्यूएशन भी बहुत यूनिक होती है, जो एनएफटीज को मजीद यूनिक बना देती है और इसको इंटरचेंजेबल ना होने की प्रॉपर्टीज देती है। एनएफटीज के बारे में एक और एक्साइटिंग फैक्ट ये है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रूफ ऑफ ओनरशिप रखते हैं। जी हाँ, अगर आपने कोई भी आर्ट या पीस ऑफ आर्ट बनाया है, वो कोई साउंड है, कोई गेम का कैरेक्टर है, कोई आपने खुद से कैरेक्टर बिल्ड कर लिया है, कोई डोमेन नेम है, किसी गेम का एसेट है, किसी गेम की प्रोफाइल आपने बिल्ड कर ली है, सो वो सारी चीजें आप टोकनाइज करवाकर ब्लॉकचेन पर रजिस्टर कर सकते हैं और उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये बताएगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा ABCD इस पर्टिकुलर डिजिटल टोकन का ओनर है और ये ओनरशिप राइट आप लोगों को दिखाकर अपने एनएफटीज को मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। एनएफटीज के बारे में एक और एक्साइटिंग फैक्ट ये है कि ये वर्चुअल रियलिटी के अंदर भी दाखिल हो चुका है। सो बहुत सारे लोग मेटावर्स के ऊपर डिजिटल लैंड खरीद रहे हैं, तो आप भी मेटावर्स के ऊपर अपने ही घर को भी खरीद सकते हैं या कोई पीस ऑफ लैंड खरीद कर उसके ऊपर अपना घर भी बना सकते हैं। ये सारी डिजिटल लैंड और डिजिटल कंस्ट्रक्शन होती है। सो एनएफटीज के ऊपर आप ये काम भी कर सकते हैं और अपने एसेट्स बिल्ड कर कर लोगों को बेच भी सकते हैं या अपने डिजिटल कलेक्टिबल्स के तौर पर अपने पास सेफ भी रख सकते हैं। एनएफटीज के बारे में एक और एक्साइटिंग फैक्ट ये है कि ये बहुत सारे आर्टिस्ट को न्यू मार्केट प्लेस की तरफ लेके जाती है। ओपनसी नाम की एक एनएफटी की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस जो दुनिया के अंदर तकरीबन 1.4 बिलियन यूजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और तकरीबन $1.5 बिलियन की सेल्स हर माह कर रही है। तो यहाँ पर हमारे जो आर्ट और क्राफ्ट्स बनाने वाले लोग हैं, यानी कि आर्टिस्ट लोग हैं, उनको दुनिया की तरफ रीच करने की एक नई प्लेटफॉर्म और एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। सो एनएफटीज सिर्फ डिजिटल सेवी लोगों के लिए नहीं बल्कि आर्टिस्टिक और आर्ट्स एंड क्राफ्ट से प्यार करने वाले लोगों के आर्ट को दुनिया के लिए सेल्स के लिए और ट्रेड के लिए अवेलेबल करने में भी बहुत सूदमंद है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग फैक्ट एनएफटीज के बारे में यह है कि जिस तरह से अगर हम नॉर्मली किसी पेंटर की पेंटिंग को खरीद लेते हैं तो उसके बाद वो हमारी ओनरशिप होती है, हम उसके साथ जो मर्जी करें, लेकिन एनएफटी के केस के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपका कोई पीस ऑफ आर्ट किसी को सेल किया है सो वो उसकी रॉयल्टी या कॉपीराइट्स नहीं ले सकता, वो सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको ओन कर सकता है। मतलब ओन करने के बावजूद भी वो उससे रिक्रिएट कुछ नहीं कर सकता। रिक्रिएशन की फैसिलिटी उसी बंदे के पास है जो कि ओरिजिनल ओनर था या डेवलपर था। यहाँ पर एक और एक्साइटिंग फैक्ट एनएफटीज के बारे में ये है कि अगर आपने अपना पीस ऑफ आर्ट किसी को बेच दिया है और वो आगे उसी पीस ऑफ आर्ट को किसी और को बेच देता है, सो इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी तकरीबन 5 से 10% तक मुनाफा आपको भी मिलता रहेगा। तो जितने हाथ ये एनएफटी ट्रांसफर होगा, सेल होगा, आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर तकरीबन 5 से 10% तक का मुनाफा भी मिलता रहेगा। सो इसका मतलब ये कि कॉन्टिन्यूअस रॉयल्टीज जो हैं वो आप एंजॉय करेंगे अगर आपके एनएफटी एसेट्स दुनिया के अंदर ट्रेड किए जाते हैं।
अगर आप कोई NFT खरीद रहे हैं तो आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि आप अपने एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि NFT ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है और जिस तरह से क्रिप्टो की माइनिंग होती है उस पे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि हम पुराने तरीके से बना रहे होते हैं इसलिए उसके कार्बन के फुटप्रिंट्स होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो के माइनर्स हैं जो कि माइनिंग मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए रीन्यूएबल एनर्जीज को यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। एक और फैक्ट मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि NFT को अपनी मार्केटिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि नाइकी अपने स्नीकर्स के साथ उसकी NFT देना शुरू हो गया है, और इस प्रोजेक्ट को वो क्रिप्टो किक्स बोलते हैं, जिसमें आप जो भी स्नीकर खरीदते हैं उसके साथ आपको उसकी NFT मिलती है। आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं क्योंकि NFT ब्लॉकचेन पे काम कर रही है और उसके अंदर किसी किस्म की कोई हेर फेर या रद्दोबदल नहीं हो सकता। एक और चीज आपको बताता चलूं, NFT जब आप कोई खरीदते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप एक कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट के ऊपर वो NFT को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन पे है तो जो क्रिएटर था जिसने पहला ब्लॉक क्रिएट किया वो हमेशा उसका ऑनर होगा। लेकिन वो एक एग्रीमेंट आपके साथ साइन करेगा जिसपे आप उसको या अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर उस एग्रीमेंट के मुताबिक उसे कमर्शियल यूज के लिए या अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना के लगा सकते हैं। NFTs की हिस्ट्री के बारे में एक फैक्ट आपको बताता चलूं कि 2017 में सबसे पहले NFTs आई थी मार्केट में, और जो पहली NFTs थी वो क्रिप्टो पंक्स थी, और उसके बाद जो दूसरी NFTs आई थी वो क्रिप्टो किटीज थी। और क्रिप्टो पंक्स के बारे में एक और फैक्ट आपको बताता चलूं कि स्टार्ट में जब ये बनाई गई थी तो 10,000 NFTs फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे यूजर्स को दी गई थी जिनके पास अथीरियम का वॉलेट था, क्योंकि ये अथीरियम की ब्लॉकचेन को यूज कर रही होती हैं इसलिए ये उनको दी गई थी। और मार्केट के अंदर एक एग्जाम्पल सेट की गई थी कि आप जो नई आने वाली चीज़ें उनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ कितनी फेमस हो जाए। और यही NFTs जो फ्री में दी गई थी यूजर्स को, वो राइट नाउ मिलियंस की उनकी प्राइस है। और NFTs के बारे में बताता चलूं कि NFTs की मार्केट जब स्टार्ट में हुई 2017 में तो इनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, और 2020 तक NFT की जो मार्केट थी वो तकरीबन 250 मिलियन डॉलर की थी, और 2021 के पहले 3 महीने में ही तकरीबन 200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई NFTs के ऊपर, और हर आते हुए दिन के साथ ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। NFTs के बारे में एक और फैक्ट आपको यह भी बता दूं कि NFTs की जो आर्ट हम खरीदते हैं उसके अंदर आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड नहीं हो सकता। कहा जाता है जो आर्ट या पेंटिंग की सूरत में हम खरीदते हैं, और हर खरीदे जाने वाली पेंटिंग में से 50% पेंटिंग जो होती हैं वो फेक होती हैं। लेकिन NFT में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और हर ट्रांजैक्शन का जो डिजिटल लेजर है वो अवेलेबल होता है, तो कोई दूसरा इंसान सेम उस तरह की NFT बना के नहीं बेच सकता, क्योंकि आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं किसी भी वक्त। NFTs के बारे में एक और फैक्ट आपको बताता चलूं कि मीम्स जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव NFTs में शुमार होते हैं, क्योंकि मीम्स जितने भी यंगस्टर हैं, जो यंग जनरेशन है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और किसी शुरू में बनाए गए मीम को ख़रीदने का मतलब ये है कि जो मीम कल्चर या मीम की जो हिस्ट्री है उसका एक पीस आप पोजेस करते हैं, इसलिए NFT जो मीम्स की है वो बहुत ज़्यादा महंगी सेल होती हैं। NFTs के बारे में एक और फैक्ट आपको बताता चलूं कि दुनिया के जो मशहूर तरीन इन्वेस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि NFT आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है। गैरी वी जो कि एक मशहूर इन्वेस्टर हैं और वो एडवाइस करते हैं लोगों को डिफरेंट चीज़ में इन्वेस्ट करने की, उनका ये कहना है कि जो NFTs हैं वो आने वाले फ्यूचर में इंटरनेट और मोबाइल्स की तरह ही फेमस होंगी, और इनकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बूम करेगी। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि आपको क्या लगता है कि NFTs आने वाले फ्यूचर में कितनी फेमस होंगी या नहीं होंगी। आज के एपिसोड में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।